हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लास में। आज हम देखने वाले हैं हिंदी का अगला प्रैक्टिस सेट यानी वर्णमाला चैप्टर। देवनागरी लिपि से रिलेटेड जो चैप्टर है, इस चैप्टर को डिटेल में हम ऐप में पढ़ चुके हैं। जो भी हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, ऐप को इंस्टॉल करें, उसके बाद आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज हम वर्णमाला देवनागरी लिपि से रिलेटेड पहला प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। कुल 2 प्रैक्टिस सेट आएंगे इस चैप्टर के भी। डिटेल में इस क्लास को हम ऐप में पढ़ चुके हैं। 1 सितंबर से बंदी रक्षा परीक्षा के लिए हिंदी का क्रैश कोर्स आने वाला है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। इसी के साथ हमारी ऐप में बंदी रक्षा परीक्षा के लिए 35 प्रैक्टिस सेट भी आ चुके हैं। उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज हम UKSS द्वारा पूछे गए इस चैप्टर से रिलेटेड सारे सवाल देखने वाले हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है आज का, अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है। UKSS से 2021 में पूछा गया सवाल। संयुक्त व्यंजन के रूप में, अनुस्वार अनुनासिक के रूप में, विसर्ग के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है, किस रूप में इसका प्रयोग होता है? जो लोग लाइव देख रहे हैं क्लास को, तुरंत जवाब दे सकते हैं। जो बाद में देखेंगे, क्वेश्चन जैसे ही मैं पूछता हूँ आपने पॉज करना है, उसके बाद अपना आंसर सोचें और मेरा आंसर देख लें। तो पहले सवाल का सही जवाब है विसर्ग के रूप में। बिल्कुल सही जवाब होगा विसर्ग के रूप में। अयोगवाह में अंक और अह आते हैं। वाजपेयी जी ने इनको अयोगवाह कहा था, आपको याद होगा, हमने पढ़ा है पहले ही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कंठ व्यंजन का उदाहरण बताइए। ऑप्शन है ट, ग, च और ठ। कंठ व्यंजन का उदाहरण बताइए। क वर्ग के सभी वर्ण हमारे कंठ के अंतर्गत आते थे। जब व्यंजनों का वर्गीकरण हमने किया था, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हमने कंठ वर्ग देखा था। तो क, ख, ग, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिख रहा है हमें? ग दिख रहा है। तो इसका सही जवाब, दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है ग। कंठ वर्ण है या कंठ व्यंजन है हमारा ग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, निम्न में मूल स्वर नहीं है। अगला सवाल ही कहते हैं, निम्न में मूल स्वर कौन सा नहीं है? UKSS 2020 में पूछा गया सवाल। आई, री, छोटी ई और अ। निम्न में मूल स्वर कौन सा नहीं है, ये पूछा गया हमसे सवाल। UKSS 2020 में पूछा गया सवाल है। निम्न में मूल स्वर कौन सा नहीं है? तो नीचे के जो तीनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये तीनों मूल स्वर हैं और अई मूल स्वर नहीं है। ये मूल स्वरों की मदद से बोला जाता है, जिसे संधि स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत विजातीय संधि स्वर है। अगला सवाल है, चौथा सवाल, ये UKSS 2020 में पूछा गया सवाल है। देवनागरी लिपि अधिकांशतः है किस प्रकार की है? शून्यात्मक, वर्णात्मक, रोमन या अशिरोरेखात्मक? देवनागरी लिपि अधिकांशतः है किस प्रकार की लिपि है? डिटेल में क्लास आपको ऐप पर मिलेगी और प्रैक्टिस सेट ऐप और यूट्यूब दोनों जगह पे प्राप्त होगी। देवनागरी लिपि अधिकांशतः है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वर्णात्मक। वर्णात्मक इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वर्णात्मक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, UKSS 2020 में पूछा गया सवाल। निम्न में दंतोष्ट ध्वनियां बताइए। पहला ऑप्शन है यो, र, दूसरा ऑप्शन ल, व, तीसरा ऑप्शन प, फ और चौथा ऑप्शन है व और फ। निम्न में दंतोष्ट ध्वनियां बताइए। दंतोष्ट ध्वनियां बताइए। पांचवा सवाल, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, व और फ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? कल ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई थी। वर्णमाला चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण वर्णन बताए थे, उसमें ये चीज आई थी। त्र वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? अगर शब्दकोश की बात करें
तो यूके ट्रिपल एस से 2018 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है हॉ के बाद, क्षौ के बाद, तो के बाद या रॉ के बाद। त्रो वर्ण ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होते थे? दो व्यंजनों और एक स्वर के संयोग से बनते थे। जो त्रो हमारा बनता है वो तो हलंत प्लस रॉ के संयोग से बनता है। तो इसका मतलब जो हमारा त्रो है वो तो के बाद आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। छठे क्वेश्चन का सही जवाब है तो के बाद। अगला सवाल देखते हैं। अनुस्वार को कहते हैं। यूके ट्रिपल एस से 2018 में पूछा गया सवाल। अनुसिक, विसर्ग, अयोगवाह या इनमें से कोई नहीं। अनुस्वार को कहते हैं, अनुस्वार को क्या कहते हैं, ये पूछा गया सवाल है। सातवां सवाल यूके ट्रिपल एस 2018 में पूछा गया सवाल है। तो सातवें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी अयोगवाह इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। बहुत सारे सवाल आप ऐसे देखेंगे जो यूके ट्रिपल एस ने थोड़ा घुमाकर पूछे हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर के मैंने सवाल देखे उसमें सबसे ज़्यादा सवाल हमारे अयोगवाह से ही बने हैं, अयोगवाह वाले वर्णों से ही बने हैं। अगले सवाल मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं सवाल। अगला सवाल वर्ण व का उच्चारण स्थान क्या है? यूके ट्रिपल एस 2018 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ या कंठतालु। वर्ण व का उच्चारण स्थान बताइए। वर्ण व का उच्चारण स्थान बताइए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आठवें सवाल का सही जवाब है दंतोष्ठ। व और फ दोनों दंतोष्ठ में आते हैं। कंठोष्ठ में हमने दो स्वर पढ़े थे ओ और औ, और कंठ तालु में कौन कौन से पढ़े थे? कंठ तालु में ए और ऐ पढ़े थे। और ओष्ठ वर्ग तो हम जानते हैं स्पर्श व्यंजनों में हमने पढ़ा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। पूछा गया सवाल है यूके ट्रिपल एस 2017 में। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है कैथी लिपि से, खरोष्टी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से या सभी से? इन सभी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो 9वें सवाल का सही जवाब है ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है ज्यों वर्ण किसके मेल से बना है? संयुक्त व्यंजन है। यूके ट्रिपल एस 2017 में पूछा गया सवाल। ज्यों वर्ण किसके योग से बना है? गोधनियों, गोधनियंग, जोधनियों या इनमें से कोई नहीं। ज्यों वर्ण किसके मेल से बना है? 10वां सवाल इंपॉर्टेंट सवाल। तो सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ज्यों वर्ण हमारा जो बनता है हलंत जौ धन यों के संयोग से। यों को अगर हलंत लगाऊंगा तो और जोड़ना पड़ेगा। दो व्यंजनों और एक स्वर के संयोग से बना हुआ व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या 4 थी। मूल व्यंजनों की बात करें तो उसमें ये शामिल नहीं होता है। अगला सवाल देखते हैं। फिर से अयोगवाह से रिलेटेड सवाल। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है। यूके ट्रिपल एस 2017 में पूछा गया सवाल। अंक और अह, उ और उ, और आ, छोटी और बड़ी। अयोगवाह वर्ण कई बार हम पढ़ चुके हैं, तो तुरंत इसका जवाब है, इसका सही जवाब है और अह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 12वां सवाल पूछा गया सवाल यूके ट्रिपल एस 2017 में। क्वेश्चन है किस ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक और मुख से कम सांस बाहर आती है? यानी इनके उच्चारण में मुख से तो आ ही रही है वायु, नाक से भी आ रही है। ऑप्शन है व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक या स्वर। जब स्वरों का वर्गीकरण हमने अलग अलग तरीके से पढ़ा था, तो उसी वर्गीकरण में हमने अनुनासिकता के आधार पर स्वरों को बांटा था। तो अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार थे। एक था निर्नुनासिक, जिसमें केवल उच्चारण के लिए हवा जो है, वायु जो है केवल मुख से निकलती थी। और अगला था अनुनासिक, नाक के साथ
यानी वायु नाक के साथ साथ मुख से भी निकलेगी, तो इसका सही जवाब है अनुनासिक। इसी अनुनासिक को सानुनासिक भी कहते हैं, सानुनासिक। अगला सवाल देखते हैं। प वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, प वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। ऑप्शन है दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य या कंठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। 13वां सवाल है आज का, यूके ट्रिपल एस 2017 में पूछा गया सवाल। तो सही जवाब है इसका ओष्ठ। जब हमने स्पर्श व्यंजनों को पढ़ा था तो सबसे पहला वर्ग था हमारा कंठ वर्ग। कंठ में कौन सा आता था? क वर्ग के 5 वर्ण आते थे। क के बाद चौ आता था, चौ के बाद टौ, और चौ वर्ग को हम किस में लेते थे? तालु में लेते थे, यानी इसके उच्चारण में जो जीभ है हमारे तालु वाले पोर्शन को टच करती है। टौ वर्ग में हमने क्या देखा था? टौ वर्ग में 5 वर्ण आएंगे। स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, कंठ, तालु और मूर्धन्य। इसके बाद टौ के बाद तौ वर्ग आता है, तौ के बाद पौ वर्ग आता है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, तौ वर्ग हमारा दंत्य हो गया और पौ वर्ग हमारा ओष्ठ हो गया। तो पौ वर्ग किसमें है? ओष्ठ में है। प, फ, ब, भ और म, ये सब इसी में शामिल होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंतस्थ ध्वनियां हैं, यूके ट्रिपल एस 2017 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है व्यंजन, वर्ण, स्वर या स्वर और व्यंजनों के बीच की ध्वनियां। अंतस्थ ध्वनियां हैं जिसमें य, र, ल और व हमने शामिल किया था, आपको जरूर याद होगा। इनको बहुत बड़ा तरीके से हमने पढ़ा भी था, जिसमें य और व को हमने कुछ नाम दिया था, ल और रो को भी नाम दिया था। तो इससे रिलेटेड सारे सवाल आने वाले हैं। तो 14वें सवाल का बिल्कुल सही जवाब है स्वर और व्यंजनों के बीच की ध्वनियां हमारी क्या है? अंतस्थ ध्वनियां हैं। संख्या इनकी पूछेंगे तो 4 है। कौन कौन से? य, र, ल और व। अगला सवाल देखते हैं, 15वां सवाल। जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है, यूके ट्रिपल एस 2017 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है पश्च स्वर, संवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर या अग्र स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है। 15वां सवाल काफी इंपॉर्टेंट। जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूर्ण तरीके से खुलता है। जब हमने मुख द्वार के आधार पर या तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को बांटा था तो वो 4 प्रकार से बांटा था। एक था विवृत्त, अगला था अर्ध विवृत्त, उसके बाद संवृत्त और अर्ध संवृत्त। तो 15वें क्वेश्चन का सही जवाब है विवृत्त स्वर। विवृत्त स्वर इसका सही जवाब है, जिसका एक एग्जाम्पल क्या था? जिसके अंतर्गत आ हमारा शामिल होता था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16वां सवाल, निम्न में सघोष, महाप्राण, मूर्धन्य व्यंजन बताइए। सघोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए और मूर्धन्य भी होना चाहिए। यूके ट्रिपल एस 2017 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है द्य, ढ, झ या घ। 16वां सवाल, सघोष, महाप्राण और मूर्धन्य। मूर्धन्य वर्ग हमने कौन सा देखा था स्पर्श व्यंजनों में? टॉ वर्ग देखा था। टॉ, ठ, ड, उसके बाद ढ, ढ के बाद अण। टॉ, ठ, ड, ढ, अण। अब मूर्धन्य तो हमने पकड़ लिया, तो टॉ वर्ग के अंतर्गत होना चाहिए। अब घ हमारा खत्म हो गया, झ भी खत्म हो गया, हमारा द्यो भी खत्म हो गया और बचता क्या है? ढ है। वैसे सारा पोर्शन अगर इसका कवर करें तो सगोश में क्या था? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा। अब यहां पर एक ही ऑप्शन बचता है। और महाप्राण में क्या था? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारे क्या होते थे? महाप्राण होते थे। तो यहां सही जवाब है ढ। ढ इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, आगत व्यंजन है, निम्न में आगत व्यंजन कौन से हैं? यूके ट्रिपल एस 2017 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है औ, उसके बाद ख, ज, फ, उसके बाद श, त्र, ज्ञ और इनमें से कोई नहीं। 17वां सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। आगत व्यंजन बताने हमने, आगत व्यंजन। तो 17वें सवाल का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो ख, ज, फ तो तब हमारे आंसर होते जब इनमें नुक्ता चिन्ह लगा होता।
तो आगत व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं? क, ये नुक्ता बिंदु, ख नुक्ता बिंदु, उसके बाद ग नुक्ता बिंदु, उसके बाद ज यहाँ पर नुक्ता बिंदु और फ यहाँ पर नुक्ता बिंदु। अगर इस प्रकार का बिंदु लगा होता तो ये आगत के अंतर्गत आ जाते। अगला सवाल है 18वां सवाल, हिंदी में व्यंजनों के वर्ग कितने हैं? हिंदी में व्यंजनों के वर्ग बताने हैं। यूके ट्रिपल एस से 2016 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है 4, 5, 6 या 2। हिंदी में व्यंजनों के वर्ग बताने हैं, 18वां सवाल। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ग हैं। क, च, ट, त और प वर्ग, और हर वर्ग में 5 वर्ण है। हर वर्ग में 5 वर्ण है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? यूके ट्रिपल एस से 2016 में पूछा गया सवाल। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? त्र, ज्ञ, क्ष या घ। संयुक्त व्यंजन 4 थे हमारे। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसका सही जवाब है घ। बाकी बचे हुए सभी हमारे संयुक्त व्यंजन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पिछला सवाल भी 2016 में पूछा गया था। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में प वर्ग का वर्ण नहीं है। निम्न में प वर्ग का व्यंजन वर्ण नहीं है। यूके ट्रिपल एस से 2016 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है फ, उसके बाद ब, म या य। प वर्ग का वर्ण नहीं है, तो इसका डायरेक्ट सवाल हमें आंसर इसका पता है, तो इसका सही जवाब है य, क्योंकि य क्या है? अंतस्तु ध्वनि है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में पंचम वर्ण कौन सा है? यूके ट्रिपल एस से 2016 में पूछा गया सवाल। स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत हर वर्ग का 5वां वर्ण हमारा पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण कौन सा है पूछा है। ऑप्शन है घ, त, प या म। पंचम वर्ण पूछा है हमसे। तो पंचम वर्ण कौन कौन से थे? क वर्ग का देखें तो ङ, उसके बाद आता है हमारा च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत देखें तो य। इसके बाद हमारा ट वर्ग आता है। ट वर्ग में पंचम वर्ण आता है ण। उसके बाद त वर्ग में आता है न, और अंतिम में आता है प वर्ग। प वर्ग के अंतर्गत आता है म। तो सही जवाब है म हमारा पंचम वर्ण है। प वर्ग को ओष्ठ ध्वनियां भी हम कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन यूके ट्रिपल एस से 2016 में पूछा गया सवाल। क, ख, ग। अगला ऑप्शन च, छ, ज। उसके बाद ट, ठ, ड या इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देंगे। मूर्धन्य व्यंजन बताने हैं, तो स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत ही आते हैं ये। मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन, कंठ तालव्य मूर्धन्य, यानी जो हमारा ट वर्ग था, ट वर्ग हमारा मूर्धन्य बनता है, तो उसका सही जवाब है ट, ठ, ड, ढ और ण, ये इसी में शामिल होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं? यूके ट्रिपल एस से 2016 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है 10 स्वर 35 व्यंजन, 15 स्वर 30 व्यंजन, 11 स्वर 31 व्यंजन या 14 स्वर 32 व्यंजन। हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं? तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, 10 स्वर 35 व्यंजन। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में ऊष्म व्यंजन बताइए। यूके ट्रिपल एस से 2016 में पूछा गया सवाल। निम्न में ऊष्म व्यंजन बताइए। ऑप्शन है योर और लव। अगला ऑप्शन है शो, श, स और ह। अगला ऑप्शन है तो, थ, द, ध, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। निम्न में ऊष्म व्यंजन बताइए। ऊष्म व्यंजन, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श, जिसे हम तालव्य श कहते हैं। उसके बाद श, तालव्य श, मूर्धन्य श, और ये वाला श आता है वत्स या तंत्र श, और उसके बाद ह भी इसी में शामिल होता है ऊष्म व्यंजनों में।
ऊष्म व्यंजनों की संख्या कहेंगे तो इनकी संख्या 4 है। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड की एक परीक्षा में 2016 में पूछा गया सवाल, शब्दकोश में ज्यों किस वर्ण के बाद आता है? तो, क्ष, जो या धो। जिसको इस ज्यों का विच्छेद पता होगा, यानी किन व्यंजनों के मेल से बना हुआ है, तो आंसर तुरंत हमारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले हमने त्रो देखा था, त्रो कैसे बना था, तो और रो। तो त्रो वाले जो शब्द आएंगे वो शब्दकोश में तो शब्द समाप्त होने के तुरंत बाद आएंगे। तो ज्यों की बात अगर हम करें तो ज्यों बनता है जौ और यों के संयोग से, तो ज्यों से युक्त जो हमारे वर्ण होंगे वो जौ के बाद आएंगे। अगला सवाल है देवनागरी लिपि में 26वां सवाल, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है, कितने लिपि चिन्ह है? उत्तराखंड LT 2016 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन 44, 45, 46 या इनमें से कोई नहीं। 26वां सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है, यानी वो स्वर व्यंजन टोटल वर्ण कितने हैं, मूल वर्ण पूछना चाह रहा है। तो सही जवाब है 45। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यूपी सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? यूपीएससी की एक परीक्षा में पूछा गया सवाल है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है धीरेन्द्र शर्मा, जीबी पंत, आचार्य नरेंद्र देव या इनमें से कोई नहीं। 27वां सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष बताइए। तो सही जवाब है 27वें क्वेश्चन का आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? यूकेपीएससी में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है उर्दू, गुजराती, पंजाबी या बांग्ला। कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? 28वां सवाल, देवनागरी को डिटेल में हमने पढ़ा था, बहुत सारी भाषाओं के मैंने नाम भी आपको बताए थे। देवनागरी लिपि, इसका विकास कैसे हुआ था ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 28वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजराती इसमें सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देवनागरी में औ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? यूकेपीएससी द्वारा पूछा गया सवाल। ऑप्शन है विनोबा भावे, काका कालेलकर, श्याम सुंदर दास या नरेंद्र देव। देवनागरी में औ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? देवनागरी में औ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 29वां सवाल, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काका कालेलकर, काका कालेलकर। इसके साथ सावरकर बंधु ने भी इसका सुझाव दिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या बताइए। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या बताइए। ऑप्शन 33, 52, 43 या 45। तो सही जवाब है इसका 43 इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है? सांकेतिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर या काकल्य स्वर। किन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है? नासिका के आधार पर स्वरों को दो टाइप से हमने बांटा था, एक था निर्नुनासिक और अगला था अनुनासिक। निर्नुनासिक में क्या था? नाक के बिना केवल मुख से। तो 31वें सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निर्नुनासिक। काकल्य का एग्जाम्पल याद रखना है, हो इसका सही जवाब है। जब मुख हम खोलते हैं तो मुख के अंदर नीचे वाले पोर्शन में आपको एक घंटी जैसा पोर्शन दिखता है, तो वो काकल्य वाला पोर्शन कहलाता है। अगला सवाल है, प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? प्रकंपित, उत्क्षिप्त, पार्श्विक या संघर्षशील। अंतस्थ व्यंजन जब हम पढ़ते हैं
तो उसमें इसको शामिल किया जाता है, योर और लॉब। तो यहाँ पर प्रयत्न के आधार पर लॉ किस प्रकार की ध्वनि है ये हमसे पूछा है। तो इसका सही जवाब है पार्श्विक इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, यौ का उच्चारण स्थान क्या है? यौ का उच्चारण स्थान क्या है? अंतस्थ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है दंत्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, तालु। यौ का उच्चारण स्थान क्या है? यौ का उच्चारण स्थान, तो इसका सही जवाब है तालु। तालु इज द राइट आंसर। दांत के पीछे वाला हिस्सा, चौवर्ग जो हमारा उसके वर्णों को बोलिए, वहीं से यौ को भी बोला जाता है। जीभ जहां पर आपकी टच कर रही है चौवर्ग के वर्णों को बोलते हैं, वही क्षेत्र हमारा तालु है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में लुंठित व्यंजन कहलाता है? ल, र, व, ड। निम्न में लुंठित व्यंजन कहलाता है। लुंठित व्यंजन, सही जवाब है र। इस र को हम प्रकंपित भी कहते हैं। कंपन जैसा होता है जब इसका उच्चारण हम करते हैं, तो इसे प्रकंपित भी कहते हैं। अंतस्थ के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखते हैं, अंतिम सवाल है आज का। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? व्यंजन, शब्द, वर्ण या स्वर? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्णों का सार्थक क्रम शब्द, या भी ये भी कह सकते हैं अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। शब्दों का सार्थक क्रम वाक्य, या ये भी कह सकते हैं भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, या भाव के आधार पर वाक्य की सबसे छोटी इकाई, व्याकरण की सबसे छोटी इकाई वाक्य। व्याकरण के 3 अंग पढ़े थे हमने, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, सबसे बड़ी इकाई वाक्य। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। प्रैक्टिस सेट लगातार इसी तरीके से आते रहेंगे। जो ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं, लिंक आपको ऐप का दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन करें। आगामी सभी परीक्षाओं की आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और जिनका बंदी रक्षक का पेपर है उनको तो जरूर जुड़ना चाहिए इस बैच से। खासकर हिंदी स्पेशल बैच जो हमारा अलग से चलाया गया उसमें जुड़े। उत्तराखंड हिंदी दोनों में जुड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी जुड़ सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है। हिंदी का तो हम कर सकते हैं 1 महीने के अंदर कंप्लीट सिलेबस। तो स्वविवेक का प्रयोग करें अपने हिसाब से। जिस बैच में आप जुड़ना चाहते हैं ज़रूर जुड़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कल भी हम एक नया प्रैक्टिस सेट देखेंगे इसी चैप्टर का। धन्यवाद।